Hello everyone. Today we will discuss chemistry paper solution which was held on 13th of September 2020. So let us start with the very first question जो कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 26 था। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है इसमें? व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज्ड। तो देखो हमें पता है क्या कि अगर हम लोग आरसीएन का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, आरसीएन का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऐसा हमने पढ़ा है कि आरसीएन का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो हमें क्या मिलता है? हमें सेम कार्बन पर एसिड मिल जाता है RCOOH। तो सेम वैसा ही क्या है हमारे पास? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल में बना देता हूं, ऐसा बनेगा। इसका हाइड्रोलिसिस हमें करना है तो हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? ऐसा कुछ मिलेगा। ऊपर जनरल रिएक्शन को देख के मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ ये, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा बेंजोइक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ए एंड 3 मोल बी। ए का कितना दिया है? ए का 2 मोल दिया है। बी का कितना दिया है? बी का 3 मोल दिया है, ठीक है। इस टाइम पर इनका जो सॉल्यूशन है उनका जो वेपर प्रेशर है वो कितना दे रखा है? 320 टॉर, ऐसा। चलिए, तो हमें राउल्ट्स लॉ से हमें क्या पता है? फॉर आइडियल सॉल्यूशन पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और एक्चुअल में हमको पी नॉट ए एंड पी नॉट बी ही पता लगाने हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लीजिए, तो कितना होगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो 0.6। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से? 320 इज इक्वल टू 0.4 पी नॉट ए प्लस 0.6 पी नॉट बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बोला है इफ ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ ए वेपर प्रेशर इज डिक्रीज बाय 20 टॉर। अब हमने क्या किया है? ए का 1 मोल और ऐड कर दिया, तो ए के 2 मोल तो ऑलरेडी थे ही, 1 मोल और ऐड किया तो ए के मोल्स हो गए 3 एंड बी के मोल तो ऑलरेडी 3 मोल्स ही थे। और इनका जो प्रेशर है वो कितना है? 20 से डिक्रीज हो गया। तो पहले 320 था, उसमें से 20 डिक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया? 300 टॉर। अब इनका नया मोल फ्रैक्शन निकालें तो मोल फ्रैक्शन आएगा 0.5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी क्या आएगा? 0.5। दोनों के अगर मोल्स इक्वल होते हैं तो मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ आता है। तो अगेन हम इक्वेशन का यूज करें तो क्या लिखेंगे? 300 इज इक्वल टू 0.5 पी नॉट ए प्लस 0.5 पी नॉट पी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 है, दो इक्वेशन है मेरे पास, दो अननोन है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन, इनको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है पी नॉट ए आएगा मेरे पास 200 टॉर एंड पी नॉट बी मेरे पास आएगा 400 टॉर। तो यहां से हम लोग देखें तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, ठीक है। इजी प्रॉब्लम था काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या बोला है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना। तो देखो मेरा जो सॉल्यूट है वो कैसा है? मेरा सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल, है ना। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है जिसका मास कितना दे रखा है? 30 ग्राम।
एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर जो कि मेरा सॉल्वेंट है, वाटर जो कि मेरा कौन है, सॉल्वेंट है, जिसका मास कितना दे रखा है, जिसका मास दे रखा है 90 ग्राम। ठीक है। हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8। अच्छा, इन सब का क्या होता है, इनका वेपर प्रेशर जो होता है वो है 2.8 किलो पास्कल। फर्दर 18 ग्राम ऑफ H2O इज एडेड। ठीक है, द सॉल्यूशन एज न्यू वेपर प्रेशर बिकम 2.9। अब देखो सेम सीन रखा है, सॉल्यूट तो मेरा वही रखा है कितना, 30 ग्राम। अब सॉल्वेंट में फर्दर 18 ग्राम और ऐड कर दिया, मतलब 90 तो पहले से ही था, 18 और ऐड कर दिया, मतलब 108 ग्राम हो गया। तो अब जो नया वेपर प्रेशर बना है वो कितना बना है, 2.9 किलो पास्कल। तो हमें पूछा है क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो हमें इस सॉल्यूट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि सॉल्यूट कितना डिसोसिएट होगा, कितना एसोसिएट होगा। जब कुछ भी नहीं बोला होता तो हम आई क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें एक इक्वेशन हमने पढ़ी है क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक्चुअल में आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू तो मेरा है 1, तो इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में लिख सकता हूं। ठीक है। अब देखो पी नॉट का वैल्यू नहीं पता, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। एक्चुअल में हमें पता है, वैसे तो मैं बोल सकता हूं कि वाटर के लिए 760 टॉर होता है, बट हम लोग सिर्फ पी नॉट ही लिख देते हैं यहाँ पर। माइनस पी एस कितना पता है, पी एस एक टाइम तो है 2.8, नीचे भी 2.8। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ग्राम में वेट 30 अपन उसका मॉलिक्यूलर वेट m जो मुझे निकालना है। ऐसे ही सॉल्वेंट का मोल कितना होगा, देखो 90 ग्राम सॉल्वेंट है पहले, तो 90 अपॉन 18, तो 90 अपॉन 18, तो यहाँ से आएगा देखो 30 इंटू नीचे आ जाएगा 5m। इक्वेशन 1 ये बन गई। इक्वेशन 2 क्या लिखूंगा मैं, पी नॉट माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय 2.9 इज इक्वल टू 30 अपॉन m, और अब सॉल्यूट कितना हो गया 108 डिवाइडेड बाय 18। तो यहां से मेरा इक्वेशन कितना बना 30 अपॉन 6m, इक्वेशन 2। अब देखो वापस दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक तो पी नॉट अननोन है और एक m अननोन है, तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं अननोन का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ऑन सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगा, m का वैल्यू मिलेगा 23, कि जो मेरा मोलर मास आएगा सॉल्यूट का वो 23 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या बोला है, अ डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻⁻1 और मोलर मतलब m, मतलब 1/10 मोलर का सॉल्यूशन है। किसका है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मतलब होता है K4Fe ये होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, जो कि 50% डिसोसिएट हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला मुझे पता है, पाई इक्वल टू आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी। तो देखो m मुझे पता है 0.1 है, r मुझे पता है, अगर प्रेशर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में निकालना है जैसा कि ऑप्शन में गिवन है, तो r का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 0.0821। टेम्परेचर भी हमें गिवन है कितना, 300 केल्विन। ठीक है, सॉरी, आई का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो आई इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एन का वैल्यू कितना होगा इसके लिए, एक तो ये 4k प्लस में जाएगा, प्लस FeCN6 4 माइनस में जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 5, टोटल 5 नंबर ऑफ आयंस दे रहा है। तो 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू लिखेंगे 0.5, क्योंकि बोला है 50% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, यहां से हम लोग इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितना आता है 4 और हाफ 3, तो यहाँ से आई का वैल्यू आता है 3। तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू आर
इंटू टी, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.38 ATM। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। डेंसिटी हमें गिवन है, सॉल्यूशन का डेंसिटी हमें गिवन है। डेंसिटी कितना गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर उसको मैं ml भी लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब को मैं ml बोल सकता हूँ। और हमको बोला है क्या कि सॉल्यूशन कंटेन 98% H2SO4 बाय वेट, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दे रखा है 98%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 है। और हमें तो एक्चुअल में निकालना है क्या है, हमें एक्चुअल में निकालना है मोलैरिटी, तो हमें वॉल्यूम में बात करनी होगी। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो देखो मुझे पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी 1.84 ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कितना माना है 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता नहीं, मान लो x ml है वो। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम कितना आता है, यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें तो x का वैल्यू कितना आएगा 100/1.84 ml। ये मेरा वॉल्यूम यहाँ से आता है क्या 100/1.84 ml। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 98 ग्राम H2SO4 है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब 100/1.84 ml ही तो हुआ है। तो 100/1.84 ml में कितना सॉल्यूशन है 98 ग्राम H2SO4 है, सॉरी। तो 1 ml में कितना H2SO4 है 98 इंटू 1.84/100 ग्राम। और 1000 ml में कितना होगा, 1000 ml में होगा 1000 इंटू 98 इंटू 1.84 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना मोल होता है वही मेरा क्या होता है, वही मेरा मोलैरिटी होता है। 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना मोल होता है, एक्चुअल में ये हमने 1000 ml लिया है, मतलब ये 1 लीटर ही है। तो 1 लीटर में सॉल्यूट का मास मैंने निकाल लिया है। अब सॉल्यूट का मोल्स निकालो 1 लीटर में, तो कितना आएगा 1000 इंटू 98 इंटू 1.84 डिवाइडेड बाय 100। और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, वो होता है 98। तो यहां से देखो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 18.4। यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 18.4 आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब सीसीपी। सीसीपी का मतलब हमने क्या पढ़ा है एफसीसी। एफसीसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो हमें क्या बोला है इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और सारे ऑप्शन में टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात किया है। ठीक है, अब मुझे पता है देखो जो एफसीसी होता है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है। पहले तो मुझे पता है कि एफसीसी में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है 8 होती है। वो कहाँ होती है, अगर मैं मेरे एफसीसी लैटिस को मेरे एफसीसी के यूनिट सेल को 8 मिनी क्यूब्स में डिवाइड कर दूं, तो हर मिनी क्यूब का सेंटर, हर मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर कहाँ होगा, हर मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे टीवी होगी। मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड में कि सारी की सारी जो मेरी टेट्राहेड्रल वॉइड है वो यूनिट सेल के अंदर ही होगी कंप्लीटली। ऐसा हमने पढ़ा भी है क्लास में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड विद इन द यूनिट सेल, सारी यूनिट सेल के अंदर ही होगी। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन में देखो क्या बोला है,
कि हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी किसका होगा। तो देखो ये डायरेक्टली वही है, अगर डायरेक्टली हमें रिजल्ट याद है तो हमें पता होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक का मुझे पता है पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52%। सेकंड बोला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक का मुझे पता है 68% होता है। थर्ड बोला है हेक्सागोनल एचसीपी, एचसीपी का मुझे पता है एचसीपी का जो होता है वो 74% होता है। डी ऑप्शन में बोला है एचसीपी इन 2D, तो एचसीपी इन 2D इसका मुझे पता है 91% होता है। ठीक है, ये सारे हमने क्लास नोट्स में पढ़े हुए हैं, सब क्लास में पढ़ाते हैं सारी बातें। तो फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। हाईएस्ट किस में है, एचसीपी इन 2D में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 क्वेश्चन में क्या बोला है, 33 में बोला है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर कॉन्स्टिट्यूटिंग एफसीसी बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग अगर इसमें देखो देखें तो सबसे पहले हम लोग एफसीसी की बात करते हैं। तो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में एफसीसी में हमने पढ़ा है क्या कि 4R इज इक्वल टू √2a। एफसीसी में हमने क्या पढ़ा है, 4R इज इक्वल टू √2a, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं 2√2R इज इक्वल टू a। तो a एफसीसी के टर्म्स में क्या हो गया, 2√2R। ऐसा ही सेकंड इसने क्या बोला है, बीसीसी बॉडी सेंटर के लिए हमने क्या पढ़ा है, 4R इज इक्वल टू √3a। तो यहां से a क्या आ गया, 4R अपॉन √3, ये मेरा a आ गया यहां से। ऐसे ही सिंपल क्यूबिक में मैं बात करूं तो सिंपल क्यूबिक में हमने क्या पढ़ा है, सिंपल क्यूबिक में हमने पढ़ा है a इज इक्वल टू 2R। तो यहां से a क्या आ गया मेरा, a मेरा आ गया यहां से 2R। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो एफसीसी आएगा सॉरी 2√2R, बॉडी सेंटर में आएगा 4R अपॉन √3 एंड सिंपल क्यूबिक में आएगा 2R। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ मेरा करेक्ट होगा। बेसिक क्वेश्चन था, एकदम फंडामेंटल था, बिल्कुल क्लास नोट से आया हुआ ही। क्वेश्चन नंबर 34 अगेन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्ट बेस है। द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर मतलब फार्बा सेंटर इन क्रिस्टल मेक्स इट। तो देखो हमने ऐसा पढ़ा है कि जो एफ सेंटर होता है वो क्रिस्टल में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एफ सेंटर हमारे क्रिस्टल को कलर्ड बनाता है। इसके कुछ एग्जांपल भी क्लास नोट्स में पढ़ाए होंगे तुम्हें, कि जैसे जिंक होता है, जिंक का ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो येलो कलर शो करता है। ये सब चीजें किसकी वजह से होती है, एफ सेंटर की वजह से होती है। वहां पर एक एनाइनी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है। ठीक है, तो वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग का आंसर बोलेंगे इसका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35 ORM1 का क्वेश्चन है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखो एक जनरल ऑर्डर हमने उसका क्या पढ़ा था, जनरल ऑर्डर हमने पढ़ा था कि फॉर्मेल्डिहाइड के लिए सबसे ज्यादा होता है, देन किसी भी एल्डिहाइड के लिए, देन कीटोन के लिए, ऐसा ऑर्डर था जनरल। एंड सेकेंड चीज, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इस पर डेल्टा पॉजिटिव पर। डेल्टा पॉजिटिव जितना ज्यादा बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो हमारे को एक तो दिया है Cl2 CH C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, एक दिया है Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक सिंपल एल्डिहाइड दिया है और एक ऐसा कीटोन दिया है ना, एसीटोन दिया है हमें। इसको नंबर दे देता हूं 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 3 का रेट ऑफ रिएक्शन 4 से ज्यादा होगा क्योंकि 3 एक एल्डिहाइड है, 4 एक कीटोन है। ठीक है, अब फर्स्ट में देखो, अब फर्स्ट में ये वाला ग्रुप माइनस आई इफेक्ट एग्जर्ट करेगा, सेकंड में भी ये वाला ग्रुप माइनस आई इफेक्ट एग्जर्ट करेगा। बट माइनस आई, इसका माइनस आई को -I1 बोल देता हूं, इसको -I2 बोल देता हूं। तो -I1 ज्यादा होगा -I2 से, क्यों, क्योंकि 2 Cl ग्रुप लगे। तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा, इस पर बढ़ेगा तो सही बट फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम बढ़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एल्डिहाइड है,
बट फर्स्ट एंड सेकंड में क्या माइनस आई है, डेल्टा पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं, तो फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड से, सेकंड ज्यादा रिएक्टिव होगा थर्ड से। तो हम बोलेंगे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन ORM 1 का क्वेश्चन है। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो करेक्ट मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो हम लोग एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, ध्यान से देखना। ऐसा दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में रिएक्शन किससे करवाया है, फर्स्ट ऑप्शन में सॉरी पहला रिएक्शन करवाया है किससे, ETMgBr से, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। देन सेकंड स्टेप में वापस कौन आया है मेरे पास, एक्वस NH4Cl जो कि H+ देने का काम करेगा। तो देखो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड सबसे पहले जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एसिडिक H के लिए होता है। तो फर्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, यहां से एसिडिक H ले लेगा और यहां पर क्या लग जाएगा Mg+Br ऐसा, और इधर से C2H6 गैस निकल जाएगी। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NH4Cl डाला है, मतलब एक्चुअल में H+ डाला है, तो अगेन वापस क्या होगा, अगेन यहां पर OH लग जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन। तो फर्स्ट वाला मेरा करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड में देखो एक कीटोन हमें दिया है, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम D4 से, एंड देन सेकंड स्टेप में डाला है वाटर। तो देखो LiAlD4 क्या करेगा, हमें न्यूक्लियोफाइल देगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, D-। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, D- मेरा अटैक करेगा कहां पर, इस कार्बन पर, और ये बॉन्ड इधर हो जाएगा शिफ्ट। तो यहां पर O- और इधर D, फिर H2 अपना H+ देगा और यहां पर लग जाएगा OH और यहां लग जाएगा D। तो कैसा ही प्रोडक्ट दिया है, यस ऐसा ही प्रोडक्ट दिया है, मतलब सेकंड मेरा करेक्ट है। तो मुझे देखो मेरा आंसर तो मिल गया, फिर भी मैं ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ भी चेक कर ही लेता हूं। ऑप्शन नंबर थर्ड एसिटेल्डिहाइड है ना, तो मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, नहीं एसिटेल्डिहाइड में ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन करवाया है सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaBH4, देन डाला है EtOD। तो ये क्या देगा, ये हमको हाइड्राइड आयन देगा H- एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इस पर अटैक करेगा। तो CH3 O- H एंड H। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से D+ लगकर ऊपर लग जाएगा D+O- पर, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा C, इधर H और इधर OD। तो एक्चुअल में जो हमको प्रोडक्ट दिया है उसमें एक कार्बन ज्यादा है, इसलिए वो मेरा प्रोडक्ट करेक्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ, देखो RX के लिए अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, अगर मुझे RX का रिएक्शन बना रहा है, RX Mg के साथ रिएक्शन करवे के मुझे ईथर के प्रेजेंस में RMgX बनाना है, तो रिएक्टिविटी की बात करूं तो RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन RBr, देन RCl, देन RF। ऐसा क्लास में तुम्हें पढ़ाया भी गया होगा, ये रिएक्टिविटी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करें, ऊपर Br है नीचे F है, तो Mg के साथ रिएक्शन करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो Mg Br के साथ कनेक्ट होगा ना कि F के साथ, क्योंकि Br के साथ उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए फोर्थ वाला मेरा रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर क्या आ गया था मेरा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है विच कार्बोनाइल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस 2 phenyl butane 2 ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो देखो हमें बनाना क्या है, 2 phenyl butane 2 प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है ब्यूटेन 2 है ना, CH3 CH2 CH3 ब्यूटेन 2 और 2 पर ही फिनाइल, है ना, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 है और 2 पर ही फिनाइल है, ये प्रोडक्ट बनाना है ना। एक्चुअल में हमें बनाना क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल जीआर के साथ रिएक्शन करने पर कौन देता है, कीटोन। कीटोन जीआर के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल देगा। अब देखो सारे ऑप्शन हमें कीटोन ही दिए है ना,
जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका रिएक्शन देखो, अगर तुम PHMgX से कराओगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेकंड में हमें दिया है PH C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। इसका रिएक्शन अगर तुम C2H5MgX से कराओगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। थर्ड में हमें दिया है PH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका रिएक्शन अगर तुम CH3MgX से कराओगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दिस, सारे मेरे करेक्ट है, सारे कीटोन ऐसे हैं जिनसे मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ। हाँ 30, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 अगेन, सॉरी ORM 2 से ये वाला क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमने ऐसा पढ़ा है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप। स्ट्रॉन्ग प्लस एम या माइनस एम ग्रुप होगा तो कभी मुझे मेरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट NO2 ग्रुप लगा है उसमें, जो कि स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप है। ऑप्शन सेकंड में CHO ग्रुप लगा है जो कि माइनस एम का ग्रुप है। ऑप्शन नंबर थर्ड में NH2 ग्रुप लगा है जो कि स्ट्रॉन्ग प्लस एम का ग्रुप है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ दिस, किसी में भी मेरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। फोर्थ में आंसर टिक करूंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या तो जनरली हमारे माइनस एम वाले ग्रुप होते हैं और माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मतलब जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में बेंजीन रिंग पर CH3 लगा है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये तो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आयोडीन लगा है। तो देखो हमने पढ़ा भी है हेलोजन के बारे में, हेलोजन में एक्चुअली माइनस आई डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऐसा डायरेक्टली हमने पढ़ा है क्लास में। पहले फोर्थ ऑप्शन बता देता हूं, OCH3, ये क्या है, प्लस एम का ग्रुप है। प्लस एम का ग्रुप है मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। थर्ड ऑप्शन में हमें दिया है CI3। CI3 क्या होगा, माइनस आई का ग्रुप है, तो ये कैसा होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो जो मेटा डायरेक्टिंग है वो कौन है, वो थर्ड वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट, एक्चुअल में जो रिएक्शन हमें गिवन है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाला रिएक्शन है। क्या हो रहा है इसमें, CH3 CH2 CH2 Cl, अब बेंजीन है ऊपर और नीचे AlCl3 लुईस एसिड दिया है, तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करें। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, CH3 CH2 CH2Cl है, इसके पास लोन पेयर है, ये किससे रिएक्शन करेगा, लुईस एसिड से रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा, ये इसको अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। AlCl3 यहां पर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से चला जाता है, तो यहाँ पर तो बन गया क्या, AlCl4 माइनस, और इधर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया जो कि एक कार्बोकैटायन है, CH3 CH2 पॉजिटिव। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमने पढ़ा था, अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो कि कार्बोकैटायन है, अगर उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवा दो। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा क्या, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और मेरा क्या बन जाएगा, ऐसा। ये मेरा स्टेबल कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब बेंजीन रिंग है, अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा ना। बेंजीन रिंग है, उस पर कौन आ रहा है, CH3 CH पॉजिटिव CH3, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्यूमीन भी बोल सकते हैं या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो हम लोग क्या बेसिसिटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है जो वीक बेस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो मेरी लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। ठीक है। अब देखो हमको चार यहाँ पर एनाइंस दिए हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक दिया है फिनॉक्साइड आयन, एक दिया है OH माइनस आयन, एक दिया है CF3 के साथ दिया है ना। अच्छा क्वेश्चन है काफी। CF3 के साथ COO माइनस, ये 1, इसको नाम देता हूं 2, इसको 3 एंड इसको 4। अब इसमें देखो मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं ना, बेसिसिटी का ऑर्डर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, बेसिसिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं। अब इसमें देखो सारे के सारे एनायंस रेजोनेंस में बिजी है एक्सेप्ट थर्ड वाला। थर्ड वाला बिल्कुल फ्री बैठा है, बिल्कुल फ्री, तो वो इजीली अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया थर्ड, क्योंकि उसका एनायन एकदम फ्री बैठा है रेजोनेंस में, सॉरी एकदम फ्री बैठा है, रेजोनेंस नहीं है। अब फर्स्ट सेकंड फोर्थ की बात करते हैं। फर्स्ट भी रेजोनेंस में, सेकंड भी रेजोनेंस में, फोर्थ भी रेजोनेंस में। फर्स्ट वाला रेजोनेंस है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, फोर्थ वाला रेजोनेंस है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, थर्ड वाला रेजोनेंस है ऑक्सीजन कार्बन के बीच, मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सेकंड वाले में रेजोनेंस उतना स्टेबल नहीं है जितना फर्स्ट एंड फोर्थ में है। तो सेकंड वाला अब थोड़ा अच्छा बेस होगा फर्स्ट एंड फोर्थ के कंपैरिजन में, तो देन आएगा सेकंड। अब फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करते हैं। दोनों ही C डबल बॉन्ड O माइनस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस है, बट यहां पर एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई का ग्रुप लगा है जो इस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेगा, मतलब वो डोनेशन के लिए और कम अवेलेबल होगा। फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक है फोर्थ से। तो अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिखें तो अपोजिट ऑर्डर आएगा 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। चलिए 42 में क्या बोला है, करेक्ट मैचिंग। ORM 1 से क्वेश्चन है, अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। क्या सारे न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अटैक करे, अटैकिंग स्पीशीज जिनको न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो देखो H2O मेरा है वो अटैक कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। ऐसे ही C2H5OH अटैक कर सकता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। ऐसे ही हाइड्राइड आयन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बट मेरा NH4+ ये कैसे अटैक करेगा? अटैक करने के लिए लोन पेयर होना भी तो चाहिए, इसके पास तो कुछ नहीं है, गरीब है बेचारा। तो ऑल आर न्यूक्लियोफाइल नहीं, सारे न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सेकंड, सारे इलेक्ट्रोफाइल है क्या? H+ हाँ इलेक्ट्रोफाइल है। CCl2 यस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। NO2+ यस इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है। SO3 यस ये भी इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कार्बन सल्फर पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सभी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। तो यस सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। थर्ड बोला है ऑल आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक मतलब जो प्रोटोन नहीं दे, बट देखो एक ऑप्शन मुझे ऐसा दिया है जिस पर OH है, तो ये प्रोटिक है, ये प्रोटोन दे सकता है। तो ऑल आर पोलर एप्रोटिक तो रॉन्ग हो गया, तो फोर्थ थर्ड वाला भी रॉन्ग है। फोर्थ वाले में क्या बोला है, ऑल आर पोलर प्रोटिक, सभी प्रोटोन देगा। नहीं, सभी प्रोटोन नहीं देंगे, इसमें से तो कोई भी प्रोटिक नहीं है, सारे एप्रोटिक है। किसी के पास भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं है, तो पोलर एप्रोटिक नहीं है ये तो पोलर प्रोटिक नहीं है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जांपल हो। फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो गया, सेकंड मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन नंबर 43 मेरा रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। अब देखो अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें, GR की रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो एसिड बेस के लिए, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, देन SN2TH रिएक्शन के लिए, देन सबसे लास्ट में मैं बोलता हूँ RX के लिए। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे किसके लिए? HCHO के लिए, देन एल्डिहाइड के लिए, देन कीटोन के लिए।
ऐसे SN2TH में बोलता हूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके लिए होंगे, एसिड हैलाइड के लिए, देन एनहाइड्राइड के लिए, देन एस्टर के लिए, देन सबसे लास्ट में अमाइड। वो नहीं लिखेंगे क्योंकि अमाइड में क्या होता है, एसिडिक एच होता है। तो ये ऑर्डर होगा। अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके लिए होगा, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या है, एसिडिक एच है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे एसिडिक एच के लिए, मतलब थर्ड के लिए। देन उसके बाद आ रहा है देखो, कीटोन है एक ऑप्शन में जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन्स के लिए, तो कीटोन्स मतलब फोर्थ। देन एस्टर दिया है जो कि SN2TH रिएक्शन है, तो देन सेकंड के लिए। देन सबसे लास्ट में एक RX दिया है तो उसके लिए। तो थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है सल्फोनेशन वाला रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा है, नीचे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा है, दोनों ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो देखो दोनों के पैरा तो ब्लॉक हो रखे हैं, मतलब ऑर्थो पर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, या फिर यहाँ बनेगा। इन चारों में से कहीं पर भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो सकता है। तो देखो चारों पोजीशन एकदम आइडेंटिकल है, कहीं पर भी तुम कनेक्ट कर दो। तो मैं कहीं पर भी कनेक्ट कर देता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कहीं पर भी कनेक्ट करूँ, चारों पोजीशन एकदम आइडेंटिकल है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा प्रोडक्ट होगा सल्फोनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, ऑर्थो पोजीशन पर। पैरा पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पैरा तो दोनों का ही ब्लॉक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक चेन रिएक्शन दिया है, चेन नहीं सॉरी सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया है, उसमें फाइनल प्रोडक्ट मुझे C आइडेंटिफाई करना है। तो देखो उसमें क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH दिया है। पहले स्टेप में क्या डाला, P2O5 के साथ हीट किया है, जो एक्चुअल में क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से मुझे एक एनहाइड्राइड मिलेगा CH3CO O C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाया किससे, SOCl2 से, SOCl2। ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, CH3COCl और SO2 गैस अलग निकल गई। अब ये मुझे एसिड हैलाइड मिल गया, जिसका रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, NaOC2H5, मतलब Na प्लस और OC2H5 माइनस। तो एक मेरा न्यूक्लियोफाइल आया है, ठीक है, एक मेरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, और सामने कौन है, एसिड हैलाइड। तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN2TH रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा OC2H5 माइनस, जो इस पर अटैक करेगा और Cl ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 और Cl माइनस Na प्लस के साथ कनेक्ट होकर NaCl बना लेगा। तो एक एस्टर मुझे मेरा एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। फोर्थ वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of 1 mole of BaCl2 in 1 kg of H2O solvent and 0.25 mole of CH3COH in 1 kg of benzene solvent। तो देखो हमें पता है क्या, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M होता है। अब KB दोनों के लिए सेम होगा, नहीं सॉरी सेम नहीं होगा, सॉल्वेंट अलग अलग ले तो KB भी अलग अलग होगा, क्योंकि सॉल्वेंट डिफरेंट है और KB सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले वाले के लिए डेल्टा TB निकालता हूँ। आई कितना होगा, BaCl2 है, 3 आयन देगा, एक बेरियम 2 प्लस एक 2Cl माइनस, तो आई का वैल्यू 3 हो गया। KB का वैल्यू कितना दे रखा है, KB का वैल्यू दे रखा है 0.5 इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा, इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो 1 है। तो यहां से ये आ गया 1.5 पहले वाले के लिए, डेल्टा TB1। अब डेल्टा TB2 की बात करता हूं, तो आई का वैल्यू कितना होगा,
आई होगा 1 प्लस 1/n-1 इंटू बीटा। ऐसा लिखते हैं हम एसोसिएशन के केस में। अब यहां पर वो डाइमराइज हो रहा है ना। आई ये हो गया इंटू के बी, के बी कितना दे रखा है 2 इंटू एम, एम क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 डिवाइडेड बाय 1 kg सॉल्वेंट का वेट। तो देखो 1 प्लस डाइमराइज हो रहा है तो एन का वैल्यू 2, और डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन हमें दिया है क्या, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन हमें नहीं दिया तो 100% मानेंगे, तो ये 1, और 2 इंटू 0.25 कितना हो गया, ये हो गया 0.5। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हाफ इंटू 0.25, तो ये वापस आ गया 0.25। अब इनका रेशो निकालो, तो रेशो कितना आएगा, ये तो देखो ये तो है 3/2 और ये है 1/4, तो 3/2 रेशो 1/4, तो ये आएगा 6। तो 46 का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है, आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइज इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या होता है, ZnS का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक तो जिंक 2+ आयन होता है और एक सल्फाइड आयन होता है। ये कहाँ होते हैं, ये FCC लैटिस बनाते हैं, और जिंक 2+ आयन कहाँ होते हैं, ये होते हैं ऑल्टरनेट टीवी पर। तो मतलब ओवरऑल हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, और आइडियल है, मतलब स्ट्रक्चर एकदम आइडियल है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। जो टेट्राहेड्रल वॉइड में रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन एनायन हमने पढ़ा है वो कितना पढ़ा है 0.225। कैटायन का रेडियस दे रखा है 45 पिकोमीटर, एनायन का रेडियस मुझे पता नहीं, तो मान लो वो r है, यहां से आएगा 0.225। तो अब देखो यहां से इसको सॉल्व करो, 45 डिवाइडेड बाय 0.225, तो यहां से जो मेरा रेडियस आता है r वो आता है 200 पिकोमीटर, और हमें बोला है कि ये जो रेडियस है ये एक्चुअल में 100 r के इक्वल है। तो r का वैल्यू कितना होगा, तो r का वैल्यू आएगा यहां से 2। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी Zn2+ ion are found on one body diagonal in FCC यूनिट सेल ऑफ ZnS क्रिस्टल। तो देखो अगर मैं एक बॉडी डायगोनल मेरा ड्रॉ करूं, एक बॉडी डायगोनल मेरा ड्रॉ करूं, तो एक बॉडी डायगोनल पे होता क्या क्या है, देखो एक बॉडी डायगोनल पे एक तो एक कॉर्नर वाले एटम होंगे, एक बीच में बॉडी सेंटर होगा, और एक तो यहां और एक यहां, इन दो पोजीशन पर, यहां एंड यहां, बॉडी डायगोनल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है मेरा, ये बॉडी डायगोनल है। तो इन दो पोजीशन पर यहां भी टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और यहां भी टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। ये तो कॉर्नर वाले हैं और ये बॉडी सेंटर है, ये क्या है बॉडी सेंटर। तो एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, बट ZnS की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें अल्टरनेट ही टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, मतलब एक जगह प्रेजेंट होगा एक जगह प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम बोलेंगे एक बॉडी डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंक 2+ आयन प्रेजेंट होगा, तो आंसर क्या होगा मेरा 1। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है, देखो 49 भी इजी क्वेश्चन है। हमें ऐसा बोला है कि CH3 MgBr है ना, CH3 MgBr है, उसका रिएक्शन किससे हो रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड CH CH OH एंड COOH, ठीक है। इसका बोला है एक्स इक्विवेलेंट दिया है या फिर एक्स मोल मान लो, इसका बोला है वाई मोल दिया है, और हमें CH4 गैस रिलीज हो रहा है उसका Z मोल दिया है। साइड में कुछ अदर प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसको छोड़ो, ठीक है। और बोला है कि X का तो 5 मोल है और इसका 1 मोल है।
तो देखो अब बोला है CH4 गैस कितना रिलीज होगा। CH4 गैस उतना ही रिलीज होगा जितना एसिडिक एच है। तो इसके एक मोल में एक एसिडिक एच ये है, एक एसिडिक एच ये है, एक एसिडिक एच ये है। तो CH4 गैस उतना ही रिलीज होगा जितना मेरा एसिडिक एच है, क्योंकि CH3 माइनस MgBr से और H प्लस ये दोनों मिलकर क्या होगा, CH4 गैस बनाएंगे। तो CH3 माइनस तो भले ही 5 मोल है, बट H प्लस कितना, ये 3 मोल है। तो CH4 गैस कितना मिलेगा, 3 मोल, क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही मेरा प्रोडक्ट डिसाइड होगा। तो 3 मेरा आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उसमें देखो क्या बोला है, हमको एक स्ट्रक्चर बना रखा है क्या, ऐसा। अब बोला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां होगा। तो देखो बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में ये वाला ग्रुप इस बेंजीन रिंग पर, इस राइट वाली बेंजीन रिंग पर प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, और ये वाला ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इस लेफ्ट वाली बेंजीन रिंग पर माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो प्लस एम ग्रुप इस लेफ्ट वाली बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो या तो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर होगा। और हमने पढ़ा है कि पैरा वाला प्रोडक्ट ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस थर्ड वाले नंबर पर मेरा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो थर्ड मेरा आंसर होगा।